कहानी की शुरुआत 21वीं सदी के एक अजीब और रहस्यमयी दौर से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कोहेन एक प्रोग्रामर है जो अपने घर में बिना कपड़ों के अपनी डेस्क पर बैठा है। उसके सामने लगी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रहस्यमयी ब्लैक होल दिखाई दे रहा है जिसे वह लगातार गहरी नजरों से देख रहा है। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और यह सन्नाटा टूट जाता है। कोहेन बड़ी बेचैनी से फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से वह आवाज नहीं आती जिसका उसे बरसों से इंतजार था। यह सुनते ही वह निराश होकर बिना कुछ कहे फोन काट देता है। वह वापस अपने काम में लगने ही वाला होता है कि तभी फोन एक बार फिर बज उठता है, लेकिन इस बार भी उसे वही बात सुनने को मिलती है जिसे वह बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। झुंझलाकर वह फिर से फोन काट देता है। कुछ देर बाद कोहेन हिम्मत जुटाता है और बाहर निकलने का फैसला करता है। उसे बाहरी दुनिया से सख्त नफरत है। वो जिस पुराने चर्च में रहता है उसकी हालत एकदम खस्ता है और दरवाजे पर कोई ताला तक नहीं है, इसीलिए उसे मजबूरी में दरवाजे पर भारी जंजीर लगानी पड़ती है। बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि उसका मोहल्ला किसी डरावने सपने जैसा मनहूस है। हर तरफ बदहाली है और पुलिस राह चलते नागरिकों को कभी भी रोककर पूछताछ करने लगती है। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी चीज और है। वहां बड़ी और चमकदार स्क्रीन्स लगी हैं जिन पर हर वक्त न्यूज चलती रहती है और तरह तरह के प्रोडक्ट्स के विज्ञापन आते रहते हैं। आखिरकार वो मैनकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचता है जहां वो काम करता है। वहां वो ऑन्टोलॉजिकल रिसर्च डिवीजन के लिए डेटा क्रंचिंग या एंटिटीज को प्रोसेस करने जैसा कोई बहुत ही अजीब काम करता है। काम के दौरान एक खुफिया कैमरा लगातार उस पर नजर रखता है और जब भी वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक चमकती हुई ट्यूब बदलनी पड़ती है। उसके ऑफिस पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उसे एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि मैनेजमेंट दोपहर में उसकी वर्क फ्रॉम होम की अर्जी पर विचार करेगा। जब उसका सुपरवाइजर जॉबी उसे चेक करने आता है तो कोहेन उसे बताता है कि वो मरने वाला है और इसे साबित करने के लिए उसने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले रखी है। जॉबी उसे वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को कहता है क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कोहेन की सख्त जरूरत है। लेकिन कोहेन खुलासा करता है कि उसने वो काम घर पर ही पूरा कर लिया है। असल में कोहेन चाहता है कि उसकी पूरी शिफ्ट घर से ही हो क्योंकि उसे इस ऑफिस से सख्त नफरत है और वो किसी भी कीमत पर अपनी वो खास कॉल मिस नहीं करना चाहता। लेकिन जॉबी उसे याद दिलाता है कि ये फैसला सिर्फ मैनेजमेंट ही ले सकता है और मैनेजमेंट से सीधे कोई भी बात नहीं कर सकता। दोपहर में कोहेन मेडिकल टीम से मिलता है। क्योंकि वो खुद को मैं की बजाय बार बार हम कहकर बुलाता है, इसलिए डॉक्टर भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस बात पर जोर देता रहता है कि वो मर रहा है और सबूत के तौर पर अपने झड़ते हुए बालों को दिखाता है। लेकिन डॉक्टरों ने उसके कुछ टेस्ट किए हैं और उनका कहना है कि वो बिल्कुल फिट और सेहतमंद है। सच तो ये है कि कोहेन उनका सबसे बढ़िया काम करने वाला एम्प्लॉय है। जब कोहेन उनसे बहस करने लगता है तो डॉक्टर उसका दिमागी चेकअप कराने का फैसला करते हैं। जब कोहेन अपनी डेस्क पर वापस आता है तो जॉबी उसे बताता है कि आज एक पार्टी रखी गई है और मैनेजमेंट भी वहीं आएगा। कोहेन को पार्टियों से नफरत है और उसे लोगों की भीड़ से डर भी लगता है, लेकिन मैनेजमेंट से मिलने का ये इकलौता मौका वो हाथ से जाने नहीं दे सकता। शाम को कोहेन पार्टी में पहुंचता है। वहां का शोरगुल और रंग बिरंगी लाइट्स उसे बहुत परेशान करती हैं। वो तुरंत जॉबी से पूछता है कि मैनेजमेंट कहां मिलेगा, लेकिन जॉबी उसे रिलैक्स होने और लोगों से घुलने मिलने को कहता है। वहीं बैंसले नाम की एक लड़की कोहेन के लुक की तारीफ करती है जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। डरा और घबराया हुआ कोहेन किसी तरह भीड़ से बचते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। उसे कमरे में कोई नहीं दिखता जब तक कि अचानक उसे वहां कोई हिलता हुआ नजर नहीं आता। वो आदमी खुद मैनेजमेंट है जो जानना चाहता है कि कोहेन की आखिर परेशानी क्या है। कोहेन उसे बताता है कि रोज सफर करके ऑफिस आना समय की बर्बादी है। वो घर पर रहकर ज्यादा काम कर सकता है और वो उस एक कॉल को मिस नहीं करना चाहता जिसका वो अपनी पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता कि वो कॉल कहां से आएगी या किसकी है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो कॉल उसे जिंदगी का वो मकसद देगी जो उसे कभी नहीं मिला और जीवन का असली अर्थ बताएगी। ये सुनकर मैनेजमेंट उसे सीधा पागल कहता है, जिस पर कोहेन माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही कोहेन की टक्कर जॉबी से होती है जो उसे वापस पार्टी में खींच लेता है और मैनेजमेंट के साथ एक सही मीटिंग फिक्स कराने का वादा करता है। वो कोहेन को डाइट के नाम पर कुछ बेस्वाद सा खाना खाने के लिए भी फोर्स करता है। कोहेन लगातार वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी खींचतान में उसके गले में खाना बुरी तरह फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी मैनेजमेंट वहां आता है और कोहेन को एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले उससे जीवन के अर्थ के बारे में पूछता है। चूंकि कोहेन का अभी भी दम घुट रहा था, बैंसले दौड़कर आती है, उसके पेट को जोर से दबाती है और उसे वो खाना उगलवा देती है जिसे असल में एक चूहे ने खाया था। शर्मिंदा और परेशान कोहेन किसी तरह वहां से भागकर बाथरूम में छिप जाता है और उसे हल्की सी चोट भी लग जाती है। थोड़ी ही देर में बैंसले उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसे टॉयलेट करते वक्त अपना वाइन का गिलास पकड़ा देती है जिससे कोहेन को बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है। वो कोहेन से अपने साथ चलने को कहती है,
लेकिन कोहेन घबरा कर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो मैनेजमेंट को ढूंढता है, पर वो जा चुका होता है। बैंसले उसे फिर से ढूंढ लेती है और बातचीत शुरू करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देती है। इन सबसे तंग आकर कोहेन पार्टी छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैंसले उसके पीछे पीछे आ जाती है। अगले दिन ऑफिस में कोहेन कंफ्यूजन में अपने हाथ पर लिखे नंबरों को घूर रहा होता है। तभी जॉबी उसे बताने आता है कि उसकी घर से काम करने की अर्जी मंजूर हो गई है, क्योंकि उसे जीरो थ्योरम नाम के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। मैनेजमेंट सालों से इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को चुन रहा है, लेकिन ये काम इतना मुश्किल है कि कोई भी ज्यादा दिन इसमें टिक नहीं पाता। जब जॉबी जवान था तो उसने भी इसमें 3 हफ्ते काम किया था और फिर उसे काम छोड़ना पड़ा, पर इसी वजह से वो सुपरवाइजर बन गया। जॉबी को लगता है कि कोहेन को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा सनकी है। एक टेक्निकल टीम पहले ही कोहेन के घर का ताला बदलने और नई सिक्योरिटी लगाने के लिए भेजी जा चुकी है। इसके बाद जॉबी कोहेन को न्यूरल नेट मेनफ्रेम नाम का एक सुपर कंप्यूटर दिखाने ले जाता है, जो मैनेजमेंट के हर काम का मेन सेंटर है। इसके आसपास इंसानों को खास प्रोटेक्टिव सूट पहनकर जाना पड़ता है और कोहेन जैसे वर्कर्स रोज जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो इसमें डाली जाती है ताकि ये मशीन नई चीजें सीखती रहे। समर इंटर्न बॉब इस मशीन के रखरखाव का इंचार्ज है। बॉब को लगता है कि कोहेन इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 हफ्ते ही टिक पाएगा। बॉब हर किसी को बॉब ही बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोगों के नाम याद रखना दिमाग की एनर्जी बर्बाद करना है। जॉबी मशीन में एक खास दरवाजा खोलकर सॉफ्टवेयर वाली ट्यूब निकालता है। वो इसे कोहेन को देता है और बताता है कि उसे हर हफ्ते नया डेटा डाउनलोड करना होगा। अब देखते हैं कि घर पर क्या होता है। कोहेन अपने नए प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत कर रहा है। वो ऑफिस के मुकाबले घर पर काफी खुश और रिलैक्स नजर आता है। वो बहुत सारे इक्वेशंस पूरे करके मशीन के ट्यूब्स में डालता रहता है। कंप्यूटर का एआई अक्सर उसे डेटा अपलोड करने का रिमाइंडर भेजता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोहेन हमेशा टाइम पर अपना काम पूरा कर लेता है। पास ही यीशु की एक मूर्ति रखी है जिस पर लगा एक कैमरा लगातार उसके काम पर नजर रखता है। कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन भी कोहेन सांता वाली टोपी पहनकर अपना काम करता रहता है। हालांकि अब वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसे ये साबित करना है कि 0-100% के बराबर है और वो इस काम में बार बार फेल हो रहा है। वो अपना स्कोर 93 से बढ़ाकर 97% तक तो ले आता है, लेकिन 100 के करीब अभी भी नहीं पहुंच पाया है। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जब भी उसे रिमाइंडर मिलता है वो एकदम आखिरी सेकंड में अपना काम अपलोड करता है। इस पूरे समय के दौरान कोहेन एक एआई डॉक्टर श्रिंक रॉम के साथ थेरेपी सेशन भी ले रहा है। आज श्रिंक रॉम कोहेन के डरों की एक लंबी लिस्ट देखती है और कहती है कि आज वो चाहेगी कि कोहेन थोड़े बदलाव के लिए अपनी खुशियों के बारे में बात करे, लेकिन कोहेन का कहना है कि उसे अभी कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। सच कहें तो उसे फिलहाल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तभी डेटा अपलोड का रिमाइंडर उनकी बातचीत में रुकावट डालता है और कोहेन परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काम में कोई तरक्की नहीं की है। सेशन खत्म करने से पहले श्रिंक रॉम उसे गहरी सांसें लेने की एक्सरसाइज करवाकर शांत करती है। रात को कोहेन को लगातार एक डरावने काले छेद या ब्लैक होल के सपने आते रहते हैं। अगली सुबह वो डेटा अपलोड के रिमाइंडर की भयानक आवाज से जागता है। कभी कभी वो बैंसले और पार्टी में हुई अपनी आखिरी बातचीत के बारे में सोचता है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और बार बार उसे अपने घर बुला रही थी। वो नहीं सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने कोहेन को अपना फोन भी दे दिया था ताकि जब भी कोहेन का मन बदले वो उसे बता सके। दिन भर के लंबे काम के बाद कोहेन अपना डिनर करने की कोशिश करता है, तभी अपलोड रिमाइंडर अचानक बजता है और वो चौंक जाता है, जिससे उसका हाथ गर्म प्लेट पर जल जाता है। वो अपने हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर से काम पर लौट आता है, लेकिन पहले वो अपने मॉनिटर को थोड़ा घुमाता है ये सोचकर कि शायद इससे उसे इक्वेशंस ज्यादा अच्छे से समझ आए। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। बदकिस्मती से वो लगातार फेल हो रहा है। ऊपर से फोन बजने और डॉक्टर के बार बार सांस लेने के रिमाइंडर्स जैसी रुकावटें उसे और चिढ़ा देती हैं। काम का ये सारा प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन आखिर में उसे तोड़ देता है और वो गुस्से में एक हथौड़ा उठाकर अपना कंप्यूटर और फोन चकनाचूर कर देता है। अगली सुबह जॉबी उसका मॉनिटर ठीक करने और उसे चेक करने आता है। कोहेन बताता है कि उसे अपलोड के टाइम को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। इस पर जॉबी कहता है कि काम में कभी कभार ऐसी मंदी आना नॉर्मल बात है। वो कोहेन को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते, लेकिन मैनेजमेंट उसे एक और मौका देना चाहता है। जॉबी एक नॉर्मल सी शीट लगाकर मॉनिटर को एक झटके में ठीक कर देता है। फिर वो पीने के लिए कुछ मांगता है, लेकिन कोहेन उसे सिर्फ गंदा सा नल का पानी ही दे पाता है। जॉबी मानता है कि उसे ऑफिस में कोहेन की याद आती है क्योंकि कोहेन उसके गिने चुने दोस्तों में से एक है। फिर वो कोहेन से पूछता है कि आखिर उसे परेशानी किस बात की है। जब कोहेन बताता है कि जीरो थ्योरम को सॉल्व करना नामुमकिन है और वो बस अपनी उस कॉल का इंतजार करना चाहता है, तो जॉबी उसे समझाता है कि उसे बस कोशिश करते रहनी चाहिए और काम के प्रेशर में अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। वो कोहेन को रिलैक्स कराने के लिए किसी
को भेजने का वादा करता है। कुछ समय बाद कोहेन फिर से उसी ब्लैक होल का सपना देखता है और दरवाजे की खटखटाहट से उसकी नींद खुल जाती है। सामने बेंसले खड़ी है जिसने एक नर्स की ड्रेस पहनी हुई है। वो बताती है कि जॉबी ने उसे भेजा है, लेकिन वो जॉबी की दोस्त नहीं है क्योंकि जॉबी का कोई दोस्त है ही नहीं। जब वो चर्च के बारे में पूछती है तो कोहेन बताता है कि उसने ये जगह सालों पहले एक इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी थी और आग लगने की वजह से ये उसे काफी सस्ती मिल गई थी। जैसे ही बेंसले घर में इधर उधर देखती है, वो अपने कपड़े खिसकाकर या उसे छूकर रिझाने की कोशिश करती है। जब वो उसकी टेबल के पास पहुंचती है तो कीबोर्ड पर उसका नाखून टूट जाता है और वो कोहेन से उसे चूमने के लिए कहती है ताकि दर्द कम हो जाए। कोहेन सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा करता है। ये बहुत ही अजीब सा सीन होता है, इसलिए बेंसले उसे दिखाती है कि ये असल में कैसे किया जाता है और अपनी उंगली चूसने लगती है। अचानक आई डॉक्टर श्रिंक रॉम स्क्रीन पर आ जाती है और बताने लगती है कि बेंसले को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। इससे पहले कि डॉक्टर दोनों की उम्र के फासले के बारे में कुछ बोले, बेंसले डॉक्टर की बेइज्जती करके स्क्रीन बंद कर देती है। बेंसले बताती है कि उसके पिता गुजर चुके हैं और वो यहाँ कोई मजाक करने नहीं आई है, वो बस थोड़ी तांत्रिक और स्पिरिचुअल चीजें मानती है। बाद में बेंसले घर की सफाई में उसकी मदद करती है और नोटिस करती है कि कोहेन बार बार उसे घूर रहा है। वो उसे अपने दिल की बात कहने के लिए मनाती है। तब कोहेन मानता है कि वो हमेशा से खुद को बहुत स्पेशल और अलग समझना चाहता था, लेकिन असलियत समझने के बाद उसे लगा कि वो भी बाकी लोगों की तरह एकदम मामूली इंसान है। इसी बीच वो एक राज खोलता है। वो बताता है कि बहुत समय पहले एक रात उसे एक रहस्यमयी कॉल आई थी। उस कॉल पर किसी ने उसका नाम इतने दमदार तरीके से पुकारा था कि कोहेन को ऐसी खुशी मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसे लगा यही आवाज उसे उसकी जिंदगी का मकसद बताएगी, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में उसके हाथ से रिसीवर गिर गया और कॉल कट गई। बस उसी दिन से वो उस कॉलबैक का इंतजार कर रहा है। बेंसले को समझ नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और जल्द ही वापस आने का वादा करती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर बॉब आ धमकता है। कोहेन उसे अंदर आने से मना कर देता है तो बॉब जबरदस्ती दरवाजा खोलकर फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम की तरफ भागता है। तभी दो अजीब से दिखने वाले आदमी भी बिल्डिंग में घुस आते हैं और कोहेन से एक डिलीवरी फॉर्म पर साइन करने को कहते हैं। वो आदमी बताते हैं कि बॉब को कोहेन की मदद करने के लिए भेजा गया है और वे लोग 4 घंटे बाद बॉब को वापस ले जाएंगे। बॉब कोहेन के कंप्यूटर को ठीक करके अपग्रेड करने लगता है। बॉब एक चौंकाने वाला सच बताता है कि मैनेजमेंट असल में उसके पिता हैं और वो इस गर्मी की छुट्टियों में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। बॉब कहता है कि कंप्यूटर अपग्रेड होने में कुछ घंटे लगेंगे और वो कोहेन से उस बासी दलिया के बजाय कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करने को कहता है। कोहेन मानता है कि वो ये काम छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन बॉब उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ मैनेजमेंट का एक टूल यानी मोहरा है। जॉबी और बेंसले समेत दुनिया का हर इंसान कंपनी का टूल है। बेंसले जो अभी तक वापस नहीं आई है, उसे भी घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कोहेन ये मानने से इनकार कर देता है कि बेंसले उसके साथ नाटक कर रही थी। बॉब वादा करता है कि अगर कोहेन प्रोजेक्ट पर काम करता रहेगा तो उसे वो कॉल जरूर मिलेगी। तभी पेंसा आ जाता है और बॉब डिलीवरी गर्ल को लगातार घूरता रहता है। उसके जाने के बाद बॉब अपनी बढ़ती उम्र और हार्मोन्स की शिकायत करता है। एक चूहे पर पिज्जा का टुकड़ा फेंकते हुए बॉब कहता है कि वो कोहेन की फाइल्स को स्टडी करेगा और बाद में वापस आएगा। इसके बाद बॉडीगार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद आखिरकार बेंसले वापस आती है। उसने एक बहुत ही एडवांस वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर सूट पहना हुआ है। उसके पास कोहेन के लिए भी एक ऐसा ही सूट है। वो कोहेन से आधी रात को ये सूट पहनने और उसकी वेबसाइट पर जाने के लिए कहती है। उस रात कोहेन वो सूट पहनकर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और बेंसले का पेज खोलता है जिस पर बहुत सारी हॉट तस्वीरें थीं। जैसे ही सिमुलेशन यानी वर्चुअल दुनिया शुरू होती है, कोहेन खुद को बेंसले के साथ एक खूबसूरत बीच पर पाता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में उसके सिर पर पूरे बाल भी आ जाते हैं। जब बेंसले शराब की बोतल निकालती है तो कोहेन कहता है कि वो शराब नहीं पीता, लेकिन बेंसले उसे याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया है। यहाँ वो न तो नशे में धुत हो सकता है और न ही मोटा। यहाँ तक कि यहाँ सूरज भी कभी नहीं डूबता। वो उसे बहुत टेस्टी खाना खिलाती है और उसे चूमती है और कोहेन हैरान रह जाता है कि ये सब कितना असली लग रहा था। कोहेन समंदर में गेंद के साथ खूब मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो फिसल कर डूबने लगता है। बेंसले तुरंत उसे बचाकर बाहर निकालती है और सीपीआर देती है, जो तुरंत एक किस में बदल जाता है। जब कोहेन पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ मर भी सकते हैं, तो बेंसले कहती है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता। बाद में कोहेन अपनी एआई डॉक्टर श्रिंक रॉम को बताता है कि उसे लगता है बॉब किसी की मदद करने के लिए बहुत छोटा है। श्रिंक रॉम उसे डांटती है और कहती है कि बॉब एक जीनियस है। फिर वो डॉक्टर उसे काम की याद दिलाने के लिए रैप सॉन्ग गाने लगती है। चिढ़कर कोहेन उसे बंद कर देता है। जब बॉब वापस आता है तो वो बताता है कि उसने डॉक्टर के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया है और वो डॉक्टर भी बस एक टूल ही है। फिर वो दीवार पर चित्र बनाकर कोहेन को समझाता है कि जीरो थ्योरम असल में ये साबित कर देगी कि ये पूरी दुनिया एकदम बेकार और अर्थहीन है। ये बस एक बिग बैंग नाम का एक्सीडेंट था। ये थ्योरी कहती है कि एक दिन ये फैलती हुई दुनिया एक घने ब्लैक होल में सिकुड़ जाएगी और सब कुछ तब तक पिचकता रहेगा
रहेगा जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए और कोई जिंदगी न बचे। कोहेन को यह सुनकर बहुत डर लगता है और वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन बॉब कहता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मैनेजमेंट चाहता था कि बॉब इस प्रोजेक्ट को संभाले क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास करता है, लेकिन बॉब ने किसी का भी मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया। बॉब के जाने के बाद कोहेन फिर से काम में लग जाता है और अब वो अपने खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। उस रात वो फिर से बेंसले की वेबसाइट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर का सॉफ्टवेयर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोहेन बॉब की सेटिंग को हटाने के लिए एक प्रोग्राम चलाता है और फिर से सिमुलेशन वाली दुनिया में पहुंच जाता है। बीच पर बेंसले कोहेन से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी अगली जगह खुद चुने। कोहेन अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है, तभी वो खुद को अपने सपने वाले ब्लैक होल के पास बिना कपड़ों के तैरता हुआ पाता है। बेंसले भी वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, जबकि वो ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर खींचने लगता है। अगले ही पल वे फिर से बीच पर आ जाते हैं। बेंसले को बहुत हैरानी होती है कि कोहेन इतने डरावने खालीपन के साथ कैसे जी सकता है। इस पर कोहेन कहता है कि वो बस एक दिन को एक ही बार में जीता है। बेंसले उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसकी मदद करने का वादा करती है, जिसे सुनकर कोहेन घबरा जाता है। वो उसे कसकर किस करता है और कहता है कि वो अब हमेशा के लिए यहीं रहेगा ताकि वो खुश रह सके और उसे आगे कभी काम न करना पड़े। जैसे ही कोहेन उसका बिकनी टॉप फाड़ता है, बेंसले उसे समझाती है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं करने देगा, लेकिन कोहेन कहता है कि वे सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग सकते हैं। ये सुनकर बेंसले डर जाती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे कोहेन वापस अपनी असली दुनिया में गिर पड़ता है। अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है और कोहेन को जोर का बिजली का झटका लगता है। कुछ समय बाद कोहेन अपने काम के टारगेट से फिर पीछे हो जाता है। बॉब उसे गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोहेन फ्रस्ट्रेट होकर सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और इक्वेशन को क्रैश करने के लिए एक प्रोग्राम चला देता है। इस अपलोड की वजह से कंपनी का सिस्टम कुछ देर के लिए हैंग हो जाएगा। जब कोहेन वहां से हटता है तो बॉब वीआर सूट लेकर चला जाता है। उस रात कोहेन बिना सूट के बेंसले की वेबसाइट खोलता है। सूट न होने की वजह से उसे बेंसले की नॉर्मल लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ती है, जहां चैट में गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बेंसले अपने कपड़े उतार ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि कोहेन उसे देख रहा है। जैसे ही वो उसका नाम लेती है, कोहेन तुरंत पेज बंद कर देता है। इसके बाद कोहेन को नींद नहीं आती क्योंकि वो बस बेंसले और बॉब की बातों के बारे में सोचता रहता है। वो वेबसाइट को दोबारा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। जब वो आखिरकार अपनी कुर्सी पर ही सो जाता है तो उसे फिर से वही ब्लैक होल दिखाई देता है। अगले दिन बॉब वीआर सूट वापस लाता है और बताता है कि उसने इसे फिक्स और अपडेट कर दिया है। वो कोहेन को ये भी बताता है कि जिस कॉल का वो इंतजार कर रहा है वो सिर्फ उसकी कल्पना है। जब कोहेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो बॉब डॉक्टर के सॉफ्टवेयर को हैक करता है ताकि वो सच उगल दे। एआई डॉक्टर सच बता देती है कि वो कॉल सिर्फ एक भ्रम है। डॉक्टर ये भी बताती है कि उसे ऐसा ही प्रोग्राम किया गया था कि वो कोहेन को झूठी उम्मीद में रखे ताकि वो कंपनी के लिए काम करता रहे। तब बॉब कहता है कि वो आवाज असल में कोहेन की आत्मा की ही है। बॉब चाहता है कि कोहेन एक ऐसा सूट पहने जो उसके शरीर की एनर्जी को इकट्ठा करके कंपनी के मेन डेटाबेस में भेज दे। ठीक उसी समय बेंसले कोहेन से जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगने आती है। वो बताती है कि जॉबी ने उसे वो वीआर सूट तभी रखने दिया जब वो कोहेन के साथ नाटक करने को तैयार हुई। उसे कोहेन के अकेलेपन पर तरस आ रहा था। हालांकि वो पहले सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन अब वो सच में कोहेन की परवाह करती है और उसके साथ रहना चाहती है। कोहेन बहुत रूखेपन से उसकी माफी मान लेता है, लेकिन फिर भी उसे घर से बाहर निकालने लगता है। ये देखकर बेंसले रोने लगती है और जिद करती है कि उन दोनों को साथ भाग जाना चाहिए। बॉब भी कोहेन से कहता है कि उसे बेंसले के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन अपने आंसू रोकते हुए कोहेन फिर से उसे ठुकरा देता है। बेंसले के जाने के बाद बॉब कोहेन को पत्थर दिल कहता है और उसे बाहर जाकर थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मना लेता है। कोहेन को फिट आने के लिए बॉब उसे अपने जवानी के कपड़े देता है। जब वे पार्क में पहुंचते हैं तो बॉब पूछता है कि क्या कोहेन की कभी कोई गर्लफ्रेंड थी। इस पर कोहेन बताता है कि पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया और उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा। जब बॉब कुछ खाना लेने जाता है तो कोहेन लगातार बेंसले के साथ भाग जाने वाली बात के बारे में ही सोचता रहता है। जब वे वापस चर्च लौटते हैं तो बॉब ये सुनकर हैरान रह जाता है कि कोहेन ने आखिरकार खुद को हम की जगह मैं कहना शुरू कर दिया है। अचानक बॉब चक्कर खाकर एक बेंच पर गिर पड़ता है। कोहेन उसका माथा छूता है तो पता चलता है कि वो बुखार से तप रहा है, लेकिन बॉब कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो ठीक से सोता नहीं है तो अक्सर ऐसा ही होता है। वो कोहेन को डॉक्टर बुलाने से मना कर देता है और सिर्फ एक एस्पिरिन और नहाने के लिए पानी मांगता है। बाथटब में कुछ मिनट रहने के बाद बॉब कहता है कि वो अब बेहतर फील कर रहा है और उसे बस सोने की जरूरत है। कोहेन को चिंता होती है कि कहीं वो बेहोश न हो जाए, इसलिए वो तुरंत उसे टब से बाहर खींचता है, लेकिन बॉब के वजन की वजह से कोहेन बाथरूम के शीशे से टकरा जाता है। शीशा टूटता
रुकता है और कोहेन को तब तगड़ा झटका लगता है जब उसे शीशे के पीछे एक खुफिया कैमरा मिलता है। बॉब को सोफे पर सुरक्षित लिटाने के बाद कोहेन हथौड़ा उठाता है और गुस्से में पागल होकर चर्च में छिपे सारे कैमरों को ढूंढ ढूंढ कर तोड़ने लगता है। बैकग्राउंड में फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वो यीशु की मूर्ति में लगे कैमरे को तोड़ने जाता है तो मूर्ति बुरी तरह नीचे गिर जाती है। इसके बावजूद वो नहीं रुकता और सामने के दरवाजे पर कुछ बेंच लगाकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर वो बाकी का पूरा समय बॉब की देखभाल करने में लगा देता है। अगली सुबह बॉब के बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, बॉब को ले जाते हैं और कहते हैं कि वो बाकी मशीनें लेने अगले दिन आएंगे। शाम को जॉबी आता है और बताता है कि बॉब की हरकतों की वजह से उसकी नौकरी चली गई। वो कोहेन को बहुत खरी खोटी सुनाता है, लेकिन कोहेन को अब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में कोहेन वो अपडेटेड वीआर सूट पहनकर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, लेकिन कोई एरर आ जाता है और मशीन उसे फिर से करंट मार देती है। इस बार वो सीधे उसी न्यूरल नेट सुपर कंप्यूटर वाले कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारी स्क्रीन्स पर खुफिया कैमरों की फुटेज चल रही होती है। अचानक मैनेजमेंट उसके पास आता है और बताता है कि बॉब अस्पताल में है। वो ये भी बताता है कि कोहेन अब सीधे उस सुपर कंप्यूटर का हिस्सा बन चुका है। मैनेजमेंट कसम खाकर कहता है कि वो कोहेन की उस रहस्यमयी कॉल के पीछे नहीं है। तभी एक बड़ी स्क्रीन पर कोहेन के सपनों वाला ब्लैक होल दिखाई देता है और मैनेजमेंट कहता है कि ये दुनिया की अफरा तफरी और तबाही का सबूत है। कोहेन समझ जाता है कि यही चीज जीरो थ्योरम को साबित करती है, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास अभी भी डेटा की कमी है। वो दुनिया की इसी अफरा तफरी और तबाही को साबित करना चाहता है ताकि वो लोगों को कोई सॉल्यूशन बेचकर मोटा मुनाफा कमा सके। मैनेजमेंट का मानना है कि इंसानों की भगवान में आस्था रखने और जीवन में कोई बड़ा मकसद ढूंढने की आदत ही उनकी असली जिंदगी को एकदम बेकार बना देती है। उसने कोहेन को इस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए चुना था क्योंकि कोहेन को उस कॉल पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो कॉल उसे जिंदगी का मकसद देगी, और यही बात कोहेन को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही इंसान बनाती थी। लेकिन कोहेन ने अपनी पूरी जिंदगी बस उस फोन के इंतजार में ही निकाल दी, जिसकी वजह से उसने भी एक बेकार और अर्थहीन जिंदगी ही जी। मैनेजमेंट घोषणा करता है कि अब उसे कोहेन की कोई जरूरत नहीं है और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। गुस्से में पागल होकर कोहेन जोर जोर से गालियां देने लगता है। इससे बड़ी स्क्रीन पर मैनेजमेंट का एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें वो बार बार कोहेन को नौकरी से निकालने की बात कह रहा होता है। इसके बाद कोहेन पागलपन में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ने लगता है और यहां तक कि सुपर कंप्यूटर के सारे तार और केबल्स भी निकाल फेंकता है। जब वो आखिरकार शांत होता है तो वो देखता है कि केबल्स अपने आप हिल रही हैं और वापस सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही हैं। कुछ ही सेकंड में मशीन में दरारें पड़ने लगती हैं। इससे पहले कि एक बहुत बड़ा धमाका पूरी जगह को उड़ा दे, कोहेन वहां से कूद जाता है। अंदर की तरफ उसे अपने सपनों वाला वही ब्लैक होल दिखाई देता है, हालांकि अब उसमें उसकी खुद की जिंदगी की तस्वीरें तैर रही होती हैं। पहले कोहेन वहां से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और बड़ी शांति से खुद को उस ब्लैक होल में गिरने देता है। जैसे ही वो उन तस्वीरों में समाता है, एक तेज रोशनी चमक उठती है। अगले ही पल कोहेन खुद को बैंसले वाले उसी वर्चुअल बीच पर पाता है। हालांकि अब वो फिर से गंजा और बिना कपड़ों के है। वहां पिकनिक का सारा सामान और बैंसले का बिकनी टॉप अभी भी वहीं पड़ा है। कोहेन गेंद के साथ खेलने के लिए पानी में उतरने से पहले डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को देखता है। थोड़ी ही देर में वो उस गेंद की जगह असली सूरज को ही अपने हाथों से उछाल कर खेलने लगता है और सूरज को डूबने ही नहीं देता।